गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत दिन हुआ मैंने आपको कोई अच्छी सी कहानी नहीं सुनाई। कहानियां जो होती हैं वो समझने में आसान होती हैं, जीवन से जुड़ी हुई होती हैं और बहुत सारी हमें सीख देती है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कहानियाँ सुनाने में, लेकिन समस्या ये है ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने तमाम गूगल कर कर देखा, मैंने तमाम किताबें पढ़ कर देखा। मेरे पास कम से कम जो है कई मतलब 300-400 किताबें होंगी ऐसी कहानियों वाली। अब कहानियाँ ही खत्म हो गई, ठीक है। नई कहानियाँ बहुत मुश्किल से मिलती है कहीं ना कहीं, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात है कि सोशल मीडिया पे कहानियाँ आजकल मिलना शुरू हुई हैं। आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो जो मैंने कभी सुनाई ना हो, तो मुझे जरूर आप जो है भिजवाइए, भेजिए उसको, व्हाट्सअप कीजिए उसको, ताकि मैं उसको आपको ही सुना दूंगा, ठीक है। आपकी कहानी आप ही को जो है वो सुना दूंगा। तो मुझे अभी हाल ही में एक अच्छी सी स्टोरी मिली और जिससे बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, और अच्छा लगा पढ़ के कहानी अभी। लेकिन उसके पहले एक बात ये भी करते हैं कि जैसे कल बच्चों ने कहा कि सर आपने बताया एमबीबीएस के बारे में, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के बारे में, और बीएएमएस के बारे में, एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में आपने बताया, ठीक है। आप लेकिन आयुष एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे आप, तो मैं क्लियर कर दूं आपको बेटा, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट का फोकस आयुष एजुकेशन पर है, ठीक है, विथ सम लिमिटेशंस। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, मॉडर्न मेडिसिन को अभी रिप्लेस करने में बहुत वक्त लगेगा, और रिसर्च नहीं है प्रॉपर। एक्चुअली प्रॉपर क्या है, प्रॉपर जो है ना हमारे यहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट आयुष के डॉक्टर तो बना रही है, पर क्या गवर्नमेंट आयुष के लिए आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी को बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रही है? आपको बता दूं मैं कि बड़ी विडंबना यह है कि साइंस के जो स्टूडेंट है, या तो वो आईआईटी में जाना चाहते हैं या वो मेडिकल में जाना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको रिसर्च में जाना है, कितने लोग ऐसे जो रिसर्च में गए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है। प्रॉब्लम क्या है कि भारत क्यों पीछे है? भारत इसलिए पीछे इन चीज़ों में, कारण ये है कि हमारे यहाँ का इंडियन व्यक्ति जो है फॉरेन जाके बड़ा साइंटिस्ट बनता है, लेकिन इंडिया में उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जबकि हमारे कई सारे बच्चे ऐसे जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो रिसर्च में, डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। अभी हाल ही में सैम वॉल्टन सा क्या है वो, जो ना जिसने चैट जीपीटी बनाया हुआ है, वो इंडिया आया हुआ था। उसने बोला कि, उससे किसी ने पूछा कि भैया इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए क्या स्कोप देखते हो आप? इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने यूथ है, इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने अच्छे एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसने कहा कि मुझे होपलेस लगता है। उसने क्या बोला सैम वॉल्टन ने, कि मुझे होपलेस लगता है। तो लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। टेक महिंद्रा के सीईओ ने बोला कि चैलेंज एक्सेप्टेड, हम भी एआई में काम कर कर दिखाएंगे। बात वो नहीं है। आपको बता दूं मैं कि कई छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जो है, उसके लिए भी हम चाइना पर या अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। छोटे छोटे इन्वेंशन के लिए, बहुत छोटी चीजों के लिए। समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एजुकेशन में इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जो है ना प्राइवेट एजुकेशन अनअफोर्डेबल है, क्वालिटी उतना मेंटेन नहीं करते, दे रन बाय बाय फॉर प्रॉफिट मेकिंग। जैसे कि किसी बच्चे ने बहुत जेन्युइन पॉइंट लिखा कि प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मत लेना, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब ठीक रहता है, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में बच्चे फेल होना शुरू करते हैं। वो आपको 1-2 साल ऐसे ही फेल कर देंगे फीस लेने के लिए। अब इस पर दो पक्ष है इसके। पहला तो मेडिकल कॉलेज जानबूझकर ऐसा कर रहा है, या सेकंड ये है कि जो जिस यूनिवर्सिटी से वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एफिलेटेड है, उसके पेपर को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, या वो उस मानदंड तक नहीं पहुंच पा रहे जहां पर पहुंचने के बाद एग्जाम को पास करना है। दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं ना बेटा, कि जानबूझकर फेल किया है या हम खुद फेल हो रहे हैं क्योंकि हमारे बेसिक्स कमजोर है। ये भी हो सकता है ना। तो मतलब क्या सच है कहना बहुत मुश्किल है। मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जिनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो काम कर रहे हैं, या किसी एक दो के तो कॉलेज है भी। मैं वही बोलूंगा कि आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज लाइक ए शो के समान है। शो फुल जाना चाहिए, ये पर्पज होता है व्यक्ति का। तो आज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आज भी इंडिया में जिस प्रकार से जो हमारी नीड है, उसके चलते हमको एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है। बीएएमएस डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी में बहुत सारे दूसरे काम भी संभालते हैं। तो मैं मतलब मेरे से आप पूछोगे तो आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन द आयुष, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। पर हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि मेडिकल फील्ड में बहुत स्कोप है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। आज भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट तो है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन स्किल्ड डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की। केवल डॉक्टर बना देने भर से कैसे काम चलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दवाएं चाहिए, आप जैसे देखिए, एक रिपोर्ट आया, उसमें बताया कि जो दवाएं जो है वो, जो जेनरिक मेडिसिन, सस्ती वाली दवाएं, कम दाम में जेनरिक मेडिसिन जो मिलती है,
उनमें से 20% ही सही पाई गई, 80% में कुछ था ही नहीं, ना के बराबर था। अब बताओ, मतलब गवर्नमेंट सप्लाई की दवा यदि आप पेशेंट को दे दोगे तो पेशेंट को ठीक होने में वक्त लगेगा, प्राइवेट से ले लेगा जल्दी ठीक हो जाएगा। पेशेंट को लगेगा डॉक्टर साहब लालची है, प्राइवेट की दवा लिख रहे हैं, कंपनी की दवा लिख रहे हैं, अस्पताल की दवा नहीं लिख रहे हैं। अब डॉक्टर क्या करे, उसको रिजल्ट भी देना है। खैर, अब इस सब में नहीं पड़ेंगे, आज की कहानी पर फोकस करते हैं। कहानी है एक अरबपति व्यक्ति की, रिच व्यक्ति थे काफ़ी वो। उन्होंने बहुत मेहनत किया, लंदन जाकर वो सेटल हुए, वहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और उनका बिजनेस चल निकला और काफ़ी पैसा उन्होंने कमाया। और चूँकि आदमी जब पैसा कमाता है तो वो एक अच्छा सा घर भी खरीदता है, अच्छी कार भी खरीदता है ना। तो उन्होंने जो है, उनकी वाइफ जो है, उन्होंने उनके बिजनेस को बनाने के दौरान बहुत सपोर्ट किया था। और उनकी वाइफ जो है वो उनके साथ है ना, जो बिजनेसमैन है उनके साथ हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम के समान रही है। और उनकी वाइफ की यही इच्छा थी कि मेरे को एक अच्छा सा बंगला, एक अच्छा सा घर होना चाहिए जिसमें खूब सारे फल लगे हों इसमें। और उनकी वाइफ को लीची खूब पसंद था। लीची, लीची समझते हैं फल के, लीची फल जो है उनको बहुत पसंद था। लीची, एरिल, समझे, लीची का फल जो है वो रेडिल होता है, सीड का इंटीग्यूमेंट फ्लैशी इंटीग्यूमेंट होता है, थोड़ा बॉटनी भी अपन शामिल कर लेते हैं इसमें। तो लीची उनको बहुत पसंद था। तो उनके हस्बैंड ने क्या किया कि लंदन के पास में कोई एक एरिया था, वहाँ पे बड़ा सुंदर सा एक लीची का खेत था, उसमें कई बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे लीची के। वहाँ पे उन्होंने एक प्लॉट खरीदा और बढ़िया सा एक बंगलो बनाया उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। छोटा सा सुंदर सा बंगलो बनाया जिसके आसपास खूब सारे प्लांट्स थे, लीची के प्लांट्स वहाँ पे लगे हुए थे, है ना, ताकि उनकी वाइफ को वो देख के अच्छा लगे। और लीची खाने की वो शौकीन भी खूब थी। खैर, लेकिन अब चूंकि उन्होंने अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी दी, घर के जो अपन जो उद्घाटन करते हैं ना घर, नया घर का, तो उसको अपन गृह प्रवेश बोलते हैं। वहाँ पे लोग लंदन में लोग हाउस वार्मिंग पार्टी बोलते हैं, वो दिया उन्होंने। तो उनके भारतीय इंडियन, वो इंडियन थे बेसिकली, तो उनके दोस्त लोग वहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि यार तुमने घर तो बड़ा अच्छा बनाया, खेत बढ़िया, खेत भी अच्छा आसपास है, तुम इसको एक काम करो, तुम किसी वास्तु वाले को दिखा लो एक बार। भाई घर में थोड़ा ऐसे मैटर होता है ना कि जहाँ पे वास्तु दोष ना हो, कुछ में मालिक जहाँ रह रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो, तो मतलब वास्तु वाले किसी को दिखा लो एक बार, तो थोड़ा सा क्या होगा कि तुमको भी अच्छा लगेगा इसको लेके, ठीक है, ठीक रहोगे और तरक्की करोगे। तो अपने यहाँ नहीं होता कि अपन दिखाते हैं कि जो है वो वास्तु वाला होता है, देखता है कि भाई घर में इस कोने पे ये रखना, उस कोने पे वो रखना। तो उन्होंने कहा भाई अच्छा, दुनिया का सबसे बेस्ट वास्तु वाले कौन है उनको बताओ। तो किसी ने बताया साहब की जो है वो अपना जो है हांगकांग में एक है मास्टर ताओ। मास्टर ताओ जो है वो एक हांगकांग के बड़े वास्तु विशेषज्ञ हैं। वो फेंग शुई को जानते हैं। वो फेंग शुई जो है चाइनीज साइंस होता है, जिसमें कि घर में किस सामान को कहाँ रखो, कैसे रखो, कहाँ पे कौन से कोने पे क्या होना चाहिए, वो फेंग शुई को जानते हैं और वास्तु के बड़े नॉलेजेबल पर्सन है, उनको बुलाते हैं। अब चूंकि अमीर आदमी थे, कोई दिक्कत थी नहीं, मास्टर ताओ को उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने कि भाई हांगकांग से बुलाया जाए उनको, तो उनको बुलाया गया, ठीक है। और उन्हें ये, चूंकि वो भी बड़े प्रसिद्ध गुरु थे, तो उनको लेने ये खुद एयरपोर्ट पहुंचते कार ड्राइव करके खुद। तो ये एयरपोर्ट पहुंचते, वो बैठते गाड़ी में और ये वहाँ से एयरपोर्ट से अपने घर की ओर आ रहे होते हैं। रास्ते में जो भी इनकी कार को जो भी ओवरटेक करना चाह रहा था, ओवरटेक समझते हो, कोई पीछे से गाड़ी आती है आगे निकल जाती है, तो ये हर बार कोई भी कार ओवरटेक करेगी, ये अपनी गाड़ी साइड में कर देंगे, धीमे कर देंगे, गाड़ी ओवरटेक कर जाएगी। तो मास्टर ताओ इनसे बोलते हैं कि आप तो बड़ी सेफ ड्राइविंग करते हैं, जो भी आ रहा है पीछे से वो आपको ओवरटेक करता हुआ निकल रहा है। तो ये बोलते हैं कि जो ये बिजनेसमैन होते हैं बोलते हैं कि मस्तताओं में जो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति ओवरटेक कर रहा है, या तो उसे कोई ज़रूरी काम है, जल्दी में है, या कोई ऐसा काम है जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम होगा, तभी वो पीछे से हॉर्न देता हुआ आ रहा है और आगे ओवरटेक कर रहा है। तो उसमें कोई गुरेज नहीं है कि वो उनका अपन ध्यान रखें। हो सकता है किसी की माँ बीमार हो, कोई बच्चे को भी तकलीफ हो, या ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग हो, कुछ भी काम हो सकता है, तो मैं साइड कर देता हूँ ताकि निकल जाए आदमी, ठीक, बात समझ में आई। अब जैसे जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ती है और वो जहाँ पे वो लंदन से थोड़ा सा आउट स्कर्ट में जहाँ घर होता है, वहाँ पे वो एक गली में जैसे एंटर करते हैं, तो गली में एंटर करते हैं तो वहाँ पर जो है अचानक से एक गाड़ी के सामने से एक बच्चा, थोड़े दूरी से एक बच्चा दौड़ता हुआ निकलता है। ये अपनी गाड़ी एकदम स्लो कर देते हैं। एक बच्चा गली को क्रॉस करता दौड़ता हुआ निकलता है, ये अपनी गाड़ी स्लो कर देते हैं और थोड़ी देर तक गाड़ी को स्लो कर रखते हैं और आजू बाजू देख रहे होते हैं जैसे कि किसी का इंतजार कर रहे हो।
थोड़ी देर में एक बच्चा और दौड़ता हुआ आगे निकलता है। तो मास्टर ताऊ कहते हैं यार गजब, तुमको कैसे मालूम था कि एक बच्चा अभी निकला रोड क्रॉस करके, दूसरा बच्चा भी निकलेगा अभी? तुमने गाड़ी स्लो रखी, एकदम अलर्ट रहे तुम कि कहीं गाड़ी बच्चे से हिट ना हो जाए। तो वो बिजनेसमैन बोलते हैं कि देखो ऐसा होता है, कभी भी कोई बच्चा दौड़ रहा होता है सड़क पर, घर में दौड़ रहा होता है, कहीं मस्ती कर रहा होता है, तो वो अकेला नहीं होता, हो कोई ना कोई ग्रुप में होता है, एक दो बच्चे साथ में होते हैं। तो यदि एक बच्चा सड़क से दौड़ता हुआ बाहर निकला तो दूसरा भी बाहर निकलेगा, और इसलिए मैं अलर्ट था। बोले यार तुम तो गजब विवेकशील आदमी हो, गजब ज्ञानी आदमी हो, तुमने तो अंदाजा लगा लिया कि क्या होने वाला है। तो वो हंस देता है बिजनेसमैन। थोड़ा और आगे जाते हैं, अब इनके घर के पास पहुंच चुके, घर के पास पहुंच चुके तो अचानक से देखते हैं कि कुछ चिड़ियाएं, जो लीची के पेड़ लगे हैं उससे कुछ चिड़ियाएं जोर जोर से ऊपर उड़ रही होती हैं। तो ये अपनी गाड़ी स्लो कर देते हैं और बोलते हैं मास्टर ताऊ से कि आपको दिक्कत ना हो तो मैं अपनी गाड़ी थोड़ा 2-5 मिनट यहाँ रोकना चाहूँगा मैं, है ना। तो बोले क्यों, क्या हो गया? कहला नहीं नहीं, वो चूंकि अभी पेड़ों से चिड़ियाएं उड़ी हैं तो मुझे लगा है कि ये लीची के पेड़ है, इस पर लीची को चुराने के लिए कुछ बच्चे चढ़े होंगे, इसमें कुछ बच्चे लीची के पेड़ पर चढ़े होंगे लीची को चुराने के लिए, खाने के लिए उसको। और यदि मैं गाड़ी को तेजी से ले जाऊंगा तो वो बच्चे सोचेंगे कि लीची के पेड़ों का मालिक आ गया है, तो वो एकदम घबरा कर नीचे उतरेंगे, तो उसमें कोई बच्चा गिर भी सकता है, उसको चोट भी लग सकती है। तो इसलिए मैंने कहा गाड़ी रोक देते हैं, उनको चुरा लेने देते हैं लीची। दो पाँच कितना खाएंगे वो, थोड़ा सा ले जाएंगे वो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पहुंचने से वो घबरा कर नीचे गिर जाए, किसी को चोट लग जाए। मास्टर ताऊ हाथ जोड़ लेते, बोलते हैं कि भाई साहब तुमको किसी वास्तु की जरूरत नहीं है, कोई फेंग शुई की जरूरत नहीं है, तुम इतने सुलझे हुए व्यक्ति हो, इतना दूसरे के बारे में सोचते हो, इतना तुम जो है तो दूसरे लोगों की वेलबींग के बारे में सोचते हो, तो तुमको कोई फेंग शुई का तुम्हारा भला नहीं कर सकता, कोई वास्तु, तुम इन सबसे ऊपर उठ के हो। तुम जहां रहोगे वही सबसे शुभ स्थान रहेगा, वही सबसे शुभ जगह रहेगी, और तुम्हारे लिए कोई वास्तु, कोई फेंग शुई का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि तुम स्वयं एक पवित्र आत्मा हो, एक होली सोल हो। कहानी यह बतलाती है कि हम मंदिरों में, मस्जिदों में, घर के कोनों में कहीं ना कहीं हम बहुत देवी क्षमताओं को, ईश्वरीय चीज़ों को ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे अंदर है। हम जब दूसरे से कंसर्न रहते हैं, दूसरे के बारे में हम बेहतर सोचते हैं, दूसरे के बारे में हम उसको कंसर्न करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू वो रखते हैं कि सामने वाले आदमी को दिक्कत ना हो। जब ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ना, तो आप जीवन में हमेशा आप सुखी रहेंगे, बेहतर रहेंगे। आप हमेशा आपके साथ वही घटेगा जो बेहतर है। मुद्दा वही है कि हमें लगता है इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसका ऐसा हो गया। जब तक आप ये सोचते रहेंगे तब तक आप जो है, आपको किनारे ढूंढने पड़ेंगे, आपको जो है वो कोने ढूंढने पड़ेंगे जहां पर आप अपने आराध्य से बात कर सके, उससे डिमांड कर सकें। आप व्हाट वी आर डूइंग एवरीडे डिमांड, कि भैया हमको भगवान ये करवा दे। भगवान ना हुआ जैसे कि आपका सेवक हो गया, अल्लाह ना हुआ आपका सेवक होगा कि भैया ये करवा दे दो यार, इसको पीछे पड़ा हुआ मेरे। हर रोज किसी से आपने गौर किया है, जब हम सड़क से निकलते हैं, कोई भिखारी यदि गाड़ी से अपने मांगने आता तो एक आध बार तो आपने दयावश उसको कुछ दे दिया आपने, भाई ठीक है। लेकिन वही भिखारी रोज यदि जो है, रोज उस चौराहे जहाँ से आप गुजरते हो, रोज वो भिखारी आता है, रोज गाड़ी का गेट आपको नॉक करता है, या रोज आपसे मांगने लगता है, आप बोलते हैं कुछ काम धाम क्यों नहीं करता है, तू काहे भीख मांगता रहता है, आप चिढ़ जाओगे, आप उस भिखारी को कुछ दोगे नहीं आगे। आप अपने आप को भिखारी की जगह रखकर देखिए, और जो जिससे मांग रहा था उसकी जगह पे भगवान को रख कर देखिए, आप पाओगे कि भगवान भी चिढ़ जाएगा। आप रोज मांगोगे, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे, बोलेगा खुद को नहीं करता भाई। इसीलिए मैं कहता हूं ईश्वर को सिर्फ धन्यवाद दीजिए, ठीक है, ईश्वर को सिर्फ धन्यवाद दीजिए। जो ईश्वर तूने दिया है पर्याप्त है, इतना मुझे देना मैं दूसरों के लिए भला कर सकूं। ईश्वर की कभी जाते हो उसके दरबार में तो भगवान को यही बोलना है तुमको कि भगवान इतना सामर्थ्यवान बनाना, मैं दूसरों की मदद कर सकूं, दूसरों के दुख दूर कर सकूं, दूसरों की मदद कर सकूं, इतना सामर्थ्यवान बनाना। फिर देखो ईश्वर आपके लिए क्या नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, सच बताऊं हटके, मुझसे आप पूछोगे, मैंने रेयरली अपने लिए कुछ मांगा होगा कभी। मैंने यही बोला है कि भगवान इतना सामर्थ्यवान बनाना, इतना सक्षम बनाना कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, जरूरत पड़ने पे कोई मेरे पास आता उसकी मैं मदद कर सकूं, इतना सामर्थ्यवान बनाना। ना बना पाएगा तेरी गलती है कि मैं नहीं कर पाया मदद। मैं तो मीडिएटर हूं, मैं केवल माध्यम मात्र हूं, नहीं कर पाऊंगा तो तुम्हारी गलती है, कर पाया तुम्हारा क्रेडिट है।
आई एम जस्ट मीडिएटर। जब आप ये सोच रखोगे ना, सब चीज़ें आपको लगेगा कि कुछ मतलब आप एक अलग अलग डायमेंशन में पहुंच जाओगे। मैं वही कहता हूँ आपसे। तो वो जैसे इस कहानी में हुआ ना कि उसने बताया कि जब दूसरों की केयर की उसने, तो मास्टर साहब ने कहा कोई फेंग शुई की जरूरत नहीं। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।